हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह एनसीईआरटी 11th का बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 6 और अध्याय का नाम है पुष्पी पादपों का शरीर अर्थात एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का एक वीडियो पहले ही बना दिया है, यह दूसरा वीडियो है। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर उनको देख लीजिए ताकि यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था मेरिस्टेमी ऊतक के बारे में, और मैंने ये भी बताया था कि जब उनकी कोशिकाएं विभाजित होती हैं, मतलब काफी तेजी से उनकी कोशिकाएं विभाजित होती हैं और एक कोशिका विभाजित होकर के दो कोशिका बना लेती है। यानी एक कोशिका ये है तो इसमें विभाजन होगा तो दो कोशिका बना लेगी, फिर इनमें विभाजन होगा तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे ही कोशिकाएं बनती है और काफी तेजी से उन कोशिकाओं में विभाजन होता है और इसीलिए वृद्धि तेजी से होती है। अब मैंने ये भी बताया था कि जब एक ऐसा स्थिति आता है कि इनमें विभाजन का दर स्लो होने लगता है और फिर लास्ट में विभाजन रुक जाता है, और जब विभाजन रुक जाता है तो वो कोशिकाएं अस्थायी कोशिकाएं हो जाती है और अस्थायी कोशिकाओं से मिलकर बना ऊतक अस्थायी ऊतक कहलाता है। चलिए अब अस्थायी ऊतक के बारे में और डिटेल से जानते हैं। अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं प्रायः और अधिक विभक्त नहीं होती। अस्थायी ऊतक जिनसे कोशिका की रचना होती है तथा उनके कार्य एक समान होते हैं उन्हें सरल ऊतक कहते हैं। ठीक है, मतलब वैसे अस्थायी ऊतक जिनकी कोशिकाएं एक समान होती है और कार्य भी एक समान होते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं सरल ऊतक। और अस्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हो उसे जटिल ऊतक, और जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हो उसे सरल ऊतक कहते हैं। देखिए, अस्थायी ऊतक कितने तरह का हो गया, तो एक सरल अस्थायी ऊतक और एक हो जाएगा जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी है, यानी गोलाकार है तो गोलाकार, आपको ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। और जटिल अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं, जिनकी कोशिकाएं अनेक आकार प्रकार की होती हैं उन्हें हम जटिल अस्थायी ऊतक कहते हैं। उम्मीद है आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम पहले सरल ऊतक को डिटेल में जानते हैं ये क्या होता है। तो सरल ऊतकों में केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पौधों में विभिन्न प्रकार के सरल ऊतक पाए जाते हैं, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और एस्कोलेन्काइमा, जिसे हम दृढ़ ऊतक भी या दृढ़ ऊतक भी कहते हैं। मैंने तो आपको बता ही दिया था कि सरल ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये भिन्न भिन्न पौधों में अलग अलग पाई जाती है, जैसे पैरेन्काइमा है, कोलेन्काइमा है, एस्कोलेन्काइमा है, ये अलग अलग पाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं पहले पैरेन्काइमा के बारे में। पैरेन्काइमा के अंदर के प्रमुख घटक हैं। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं समव्यासीय होती हैं। उनका आकार गोलाकार, अंडाकार, बहुकोणीय अथवा लंबाकार होता है। देखिए, पैरेन्काइमा क्या है, तो ये अंगों के अंदर की मुख्य घटक हैं, जो यानी जो अंग बनते हैं उसके अंदर ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, समव्यासीय, यानी कोशिकाओं का व्यास लगभग सेम होता है चारों तरफ से। ठीक है, ये किस आकार की होती हैं, तो ये गोलाकार हो सकती हैं, अंडाकार हो सकती हैं, या फिर बहुकोणीय भी हो सकती हैं और लंबाकार भी हो सकती हैं। उनकी भित्ति पतली होती है और वे सेलुलोज की बनी होती हैं। ये काफी सटी हो सकती है अथवा उनके बीच थोड़ा अंतरा कोशिकीय स्थान हो सकता है। पैरेन्काइमा बहुत से कार्य जैसे प्रकाश संश्लेषण, संचयन, स्राव कार्य करते हैं। देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सरल ऊतक का एग्जाम्पल है जिसमें आपको पैरेन्काइमा दिखाया गया है। देखिए, इनकी जो ये भित्ति है, यानी कोशिका भित्ति की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये देखिए कोशिका भित्ति कैसी होती है, तो पतली होती है। और किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की। और इन दो कोशिकाओं के बीच में अंतरा कोशिका स्थान होता है, यानी दो कोशिकाओं के बीच में जो स्थान होता है खाली, देखिए यहाँ पे है, इधर हर जगह पे जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे दो कोशिकाओं के बीच में खाली जगह है, इसे हम
अंतराकोशिकीय स्थान कहते हैं। यानी पैरेन्काइमा में अंतरकोशिकीय स्थान होता है, कोशिका भित्ति पतली होती है और इनकी कोशिकाएं गोलाकार, अंडाकार, बहुकोणीय अथवा लंबाकार होती है। चलिए अब हम जानते हैं कोलेनकाइमा के बारे में। प्रायः द्विबीजपत्री पौधों की बाह्य त्वचा के नीचे होते हैं। कहाँ होते हैं? तो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उसके बाह्य त्वचा के नीचे। यह या तो एक समान सतह में होते हैं अथवा चकती में। दोनों तरह से हो सकते हैं, एक समान सतह में भी हो सकते हैं या चकती में भी हो सकते हैं। चकती का मतलब है गोल, ये संरचना बना करके गोल होंगे, जैसे यहाँ पे हम कह दें कि ये चकती में है। इसकी कोशिकाओं की भित्ति पतली होती है, लेकिन इनके कोनों पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पेक्टिन जमा होता है, इसलिए इनके कोने मोटे होते हैं। देखिए, ये जो पैरेन्काइमा था ना हम लोग पढ़े थे, उसी से ये बनता है कोलेनकाइमा। इनमें क्या होता है कि कोने पे, जो यहाँ पे आप देखिएगा कोना है यहाँ पे, तो जो कोना होगा तो इनके कोनों पर जाकर के सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन जमा हो जाता है, जिसके कारण ये मोटे हो जाते हैं। ठीक है। कोलेनकाइमा की कोशिकाओं का आकार अंडाकार, गोलाकार अथवा बहुकोणीय हो सकता है। अब देखिए, अंडाकार, गोलाकार और बहुकोणीय है। क्यों बहुकोणीय है? क्योंकि ये बना है पैरेन्काइमा से ही। पैरेन्काइमा से ही ये बनता है और इसके कोने पे जो इसकी कोशिका भित्ति थोड़ी मोटी हो जाती है और कोने पे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज या पेक्टिन जमा हो जाता है, इसलिए कोने इसके मोटे हो जाते हैं। इनमें प्रायः क्लोरोप्लास्ट होता है। इनकी कोशिकाओं में जब क्लोरोप्लास्ट स्थित होता है तब ये भोजन का स्वांगीकरण भी कर सकते हैं। इनमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता। ये पौधों के वृद्धि हो रहे भागों जैसे शैशव तना तथा पत्ती का वृंत को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। देखिए, इनमें चूंकि कोने पे ये जमा हो गया है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, तो इनमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाएगा। ठीक है। और ये सहारा प्रदान करते हैं कब? जब ये पौधा शैशव अवस्था में रहता है, यानी अभी नया नया जो उसमें तना देता है, उसमें ये तना को या फिर वृंत को सहारा देते हैं, क्योंकि ये पैरेन्काइमा के मुकाबले हार्ड और मजबूत होते हैं। चलिए अब इसका जो तीसरा टाइप है उसे भी जान लेते हैं। तीसरा टाइप है एस्कोलेनकाइमा। एस्कोलेनकाइमा में लंबी संकरी कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं की भित्ति मोटी तथा लिग्निनी होती है। तो ये लंबी और संकरी कोशिकाएं होती है जिनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, याद रखना है आपको। ठीक है। इसकी भित्ति पर कुछ अथवा अधिक गर्त स्थित होते हैं। ये अधिकांश मृत होते हैं और इनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। आपको ये याद रखना है कि इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है और ये अधिकांश मृत होते हैं, साथ ही इनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। आकार, रचना, उद्भव तथा विकास में विभिन्नता होने के आधार पर एस्कोलेनकाइमा तंतुमयी अथवा स्क्लेडी हो सकती हैं। तंतु मोटी भित्ति वाले लंबे तथा नुकीले मृत कोशिकाओं के होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनमें ये नुकीले हो सकते हैं और बीच वाला भाग मोटा होता है और साइड में ये कोने होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति देख सकते हैं आप, ये कितनी मोटी है, कोशिका भित्ति मोटी होती है। ये प्रायः पौधों के विभिन्न भागों में समूह के रूप में पाए जाते हैं। स्क्लिड का आकार गोलाकार, अंडाकार अथवा सिलेंडराकार होता है। आप देखिए स्क्लिड के रूप में ये पाए जाते हैं। तो ये देखिए स्क्लिड कैसा होता है, यहाँ पे ये गोलाकार है, ये लंबाकार भी हो सकता है, साथ ही ये सिलेंडराकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है। ये बहुत अधिक मोटे तथा मृत एस्क्लेरोकाइमी कोशिकाओं से बने होते हैं जिनकी गुहिका बहुत से संकरी होती है। ये प्रायः गिरीदार फलों की फल भित्ति की कोशिकाओं, फल जैसे अमरूद, नाशपाती तथा चीकू के गुद्दे तथा लेग्यूमों के बीज आवरण तथा चाय पत्ती के पत्ती में पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये कई जगह पे आप देख सकते हैं, ये इन स्थानों पे पाए जाते हैं। एस्कोलेनकाइमा पौधों को यांत्रिक सहारा देते हैं। ठीक है। ये मजबूती भी देते हैं, यानी ताकि वो जो एस्कोलेनकाइमा के जो मदद करते हैं कि पौधों में जो यांत्रिक सहारा देना है, उनमें जो मजबूती प्रदान करनी है, वो इसी के माध्यम से होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे जटिल ऊतक के बारे में। बाय।